अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, अगरचा सिंध में पैदा होने वाले इंतजामी बहरान पर हम देख रहे हैं कि खासा हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। यकीनी तौर पर 10 दिन के बाद जब तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी तो उन लोगों की निशानदेही भी होगी जो इस बहरान के जिम्मेदार हैं। तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि 2 आला सतहों पर इस वाक़े की तहकीकात हो रही हैं, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत है कि कोई भी तनकीद का मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने सीधा सीधा आज कह दिया है कि इस सब जो तमाम तर वाक़या रहा, जो तमाम तर सूरत हाल रही, इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो इमरान खान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अदालतों को भी सो मोटो लेना चाहिए था। खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा, ज़रा पहले आपको सुनवाते हैं। अब सवाल नाजरीन ये पैदा होता है कि जब आर्मी चीफ ने इंक्वायरी ऑर्डर है, खुद नोटिस भी ले लिया है इस तमाम तर वाक़े का, तो बजाय इसके कि जो तहकीकात पर मबनी रिपोर्ट है उसका इंतज़ार किया जाए, एक दूसरे पर ये बयानबाजी क्यों हो रही है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या तहकीकात का मुतालबा जो लोग कर रहे हैं उस इंक्वायरी रिपोर्ट को तस्लीम भी करेंगे या नहीं। इसी सारे मामले और दीगर बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसी बात करने के लिए आज बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शाहीन भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शेंसो भाई साहब, ज़ाहिर बड़ी गहरी नज़र होती है आपकी मामलात पर और बड़ी अंदर की खबरें भी आप देते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो तमाम तर सूरत हाल रही कराची वाक़े को लेकर, IG सिंध के मुबैना अगवा की बातें और उसके बाद जो तमाम तर सूरत हाल रही, आप क्या समझते हैं कि ये सब किसके कहने पर हुआ? इस सब का सियासी फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, और अब ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा क्या? के नाम तक तो पहुंचेगा, क्योंकि न सिर्फ सिंध ने कमेटी बनाई है बल्कि आर्मी चीफ ने अपने कोर कमांडर से कहा है कि वो इंक्वायरी करें। तो वो तो इंक्वायरी करके सारा जो भी इम्पार्शियल जिसका जो रोल था वो बता देंगे, तो ये तो पहुंचेगा तो सही। मगर मेरे ख्याल में ये एक इतना बड़ा इशू नहीं था जो इतना इसको बहुत बड़ा नेशनल एक क्राइसिस बना दिया गया है। और इसको कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले। और इसमें हुआ क्या है कि जो असली जो क्राइम कह लें आप उसको, जो मज़ार कायद पे जो कुछ हुआ था उसको तो सब भूल गए। सही। और ये एक पोलिटिसाइज, एक सारा का सारा पॉलिटिक्स में फंसा दिया इस मसले को। और फौज की और पुलिस की और रेंजर्स की और सिंध की और फेडरल गवर्नमेंट की, सबकी आपस में लड़ाई कराने की कोशिश हो रही है। ये इतना बड़ा इशू नहीं था, मगर ये इसमें जरूर बहुत ही कुछ डीप पॉलिटिक्स चल रही है। एक तो मैं जरूर ये कहूंगा कि क्योंकि इतना ओवरब्लो हो गया ये कि मेरा ख्याल है अपोजिशन क्योंकि इस वक्त बड़ी कॉर्नर्ड है, एक बंद गली में नजर आती है, उनके पास और कोई इश्यू है नहीं जिसको लेके वो आगे चले, तो इसको उठाए जा रहे हैं। और वो हर तरह के इल्जाम लग रहे हैं, बगैर किसी सबूत के इल्जाम लग रहे हैं। अभी आपने बताया जैसे कि अब्बासी साहब कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बगैर नहीं हो सकता। तो वो तो हर काम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर के मर्जी से होता है, ठीक है, मगर जरूरी नहीं है कि हर चीज में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। क्या इनके जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में, क्या वो डायरेक्टली उनकी मर्जी से हो रहा था मॉडल टाउन में, या उन्होंने ऑर्डर दिया था? बहुत से काम होते हैं जो कि इदारे करते हैं, बाद में उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है या उसको इंक्वायरी करनी पड़ती है कि क्यों हुआ ये। तो ये इंक्वायरी तो ऑलरेडी हो चुकी है, 2-3 इंक्वायरी हो चुकी है, मगर ये इशू इसको रखा जा रहा है, हॉट बटन इशू रखा जा रहा है, क्योंकि और कोई इशू है नहीं। सही,
ठीक है, एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से अभी शाहीन सूबाई साहब बात कर रहे थे कि मामला इतना बड़ा नहीं, और आप भी अपने प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि जितना इस मामले ने हाइप क्रिएट की इतना मामला था नहीं, तो फिर पॉलिटिसाइज किसने किया, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। दूसरा सर, आर्मी चीफ ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, नोटिस भी ले लिया गया है, तो फिर क्यों रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं किया जा रहा है? एक दूसरे पर डायरेक्ट इल्ज़ाम सोनिया, दो चीज़ें मैं एक दो बातें करूंगा, फिर मैं भी शाहीन साहब से ही पूछूंगा। शाहीन साहब वाशिंगटन में बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोगों से ज़्यादा बाखबर हैं जो पाकिस्तान में। देखें, एक चीज़ तो शाहीन साहब जो जिस पे सब लोग इत्तेफाक कर रहे हैं, वो लोग भी जो फेडरल गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, वो एक बात तो करते हैं कि जी मुश्ताक महर साहब जो आईजी हैं, उन्होंने 4 दिन के बाद इस वाक़े के जब उन्हें पता चला कि सब कुछ हो गया, तो वो ख़ुद नहीं बोले और उनके बिहाफ पे सूबाई हुकूमत मुराद अली शाह साहब आए, फिर उसके बाद आपने देखा कि बिलावल भुट्टो भी आए। अब लोग कहते हैं कि जी क्या आईजी सिंध इतना कमज़ोर होता है? क्या उसके पास अपने गार्ड, अपनी फोर्स नहीं होती कि उसको 2 बंदे उठा के ले जाते हैं एजेंसियों के, और फिर यह है कि वो वापस आके बात नहीं करते, और फिर इतना बड़ा वाक़या अगर हो जाए तो आप आके बताएं, आप कहें जी मैं रिज़ाइन करता हूँ, आप आके कहें जी मेरे साथ यह जाती हुई है, मुझे उठा के ले गए हैं। ये कहना बार बार सूबाई हुकूमत के लोगों का कि जी 2 बजे उनको उठा के लेके गए, भाई आईजी साहब क्यों नहीं बात कर रहे इस हवाले से? फिर क्या वजह है कि 2.5-3 दिन के बाद जाके जो है हुकूमत बात करती है इस इशू के ऊपर, सिंध हुकूमत? पहली तो बात है कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई मुश्ताक मेमन साहब जो है ना वो अपने तौर पे सब कुछ कर सकते थे। अब साथ साथ जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो ख़बरें हमें भी मिल रही हैं, अब कहने वाले लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये पोलिटिसाइज म्यूटनी थी, और इसमें बिलावल भुट्टो साहब का इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जी रब्ता उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी किया, क्योंकि जैसे शाहीन साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से बताया कि किस तरीके से इशू नहीं रहा, अपोजिशन के पास बंद गली में चलेंगे, तो अब इससे निकलना था। केसेस जो है ना उसकी बड़ी भरमार है, आज भी आप देख रहे हैं केसेस कई मंजूर किए हैं चेयरमैन नैब ने। तो एक तो यह है कि मुश्ताक महर साहब की जो मेन मुद्दा जिन पे चलता है, उनकी पोजीशन इतनी कमज़ोर है कि कोई भी बात आसानी के साथ समझ सकता है कि जी जिनके साथ ये मामला हुआ वो क्यों नहीं बोले। फिर यह कि आपने किस तरीके से एकदम फैसला किया जी 35-40 लोग जो है ना वो चले जाएंगे छुट्टी के ऊपर, और फिर एक हाइप क्रिएट की गई, और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने बीच में आके कहा नहीं जी मैं उनके घर चले गए, उनको मनाया गया। देखें, अब मुराद अली शाह साहब का भी रोल इसमें शाहीन साहब ज़रा देखिएगा, बड़े सारे लोग कहते हैं डूबियस है, और फिर वो जो बार बार बात आती है सामने अपने ज़ुबैर साहब की, फॉर्मर गवर्नर ऑफ PMLN के, असद उमर साहब के भाई, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मेरी चीफ मिनिस्टर से बात हुई है, और फिर उन्होंने ये बात सिर्फ़ और सिर्फ हामिद मीर को बताई, उन्होंने अपना जनाब एक इस हवाले से अपना ट्वीट किया और सारी दुनिया में चलना शुरू हो गया। अब देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन साहब देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना उनसे सवाल पूछा जाता है कि जी ये जो बातें आज आपके हवाले से की गई हैं, ज़ुबैर साहब ने किया, आप उसको ऑन करते हैं? ना उन्होंने डिसोन किया ना ऑन किया, लोग वो भी सवाल ढूंढ रहे। मुश्ताक महर साहब का ना बोलना, फिर चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना, और तीसरी चीज़ शाहीन साहब वो कहते हैं कि सारी कार्रवाई आइन के कानून के मुताबिक पुलिस ने की। अब ये 3 चीज़ें वाज़े होने के बाद फिर इल्ज़ाम तराशी किस तरफ जा रही है, ये मेरा ख्याल है लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शायद समझ आ जाएगी। मैं शाहीन साहब आपसे ये पूछूं कि सारे मामले में जिस तरीके से फ़ौज ने इंटरवेंशन की, अच्छा हुआ, जिस तरीके से इल्ज़ामात की भरमार, अभी भी तोपों का रुख जो है ना उनकी तरफ यह है, अनडिक्लेयर्ड मार्शल की बार बार बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब। तो इस वक्त ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस हुकूमत को हटाना है, या जो एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लोग कहते हैं कि सारी दुनिया में जो बात हो रही है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज जो है ना उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए? जी देखिए श्याम साहब, आपने बहुत सारी बातें कही, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तरफ तो अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि जी फौज बहुत ज्यादा मुदाखलत कर रही है या मुदाखलत करती है, और एक तरह से वो मौलाना साहब ने शायद कहा है कि जी मार्शल लॉ लगा हुआ है या कुछ इसी तरह का सिचुएशन है। मगर दूसरी तरफ आप देखें कि जब ये मसला क्रिएट होता है तो बिलावल साहब फोन करते हैं आर्मी चीफ को और उनसे कहते हैं कि जी आप दरमियान में आए और इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो मुझे नहीं ये समझ आती कि या आप फौज को कह रहे हैं कि जी आप मुदाखलत ना करें, या आप फौज को बुला के कह रहे हैं कि जी आप आए और आप आके सारे मसलों का, और इतने छोटे से छोटे मसलों का आप बीच में कमेटी बनाए और उसको आप रिजॉल्व करें। तो ये सीधी सीधी सिंपल पॉलिटिक्स है सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सबको नजर आ रहा है ओपनली कि ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है।
फौज को गाली भी देनी है, फौज को प्रेशर में भी रखना है, अपोजिशन ने गवर्नमेंट को भी गाली देनी है, प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व करना है और खुद कुछ नहीं करना। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जी वो जो आईजी साहब है, आईजी कोई छोटा आदमी तो नहीं होता, पूरे प्रोविंस का एक पुलिस का हेड है वो सारा प्रोविंस का लॉ एंड ऑर्डर हर चीज उसके कंट्रोल में है। उसने रोज 10 मेजर फैसले करने होते हैं बैठ के, और वो एक छोटे से इश्यू पे बयान नहीं दे सकता या बता नहीं सकता कि क्या हुआ उसके साथ। यानी ये समझ से बाहर वाली बात नहीं है। समझ सबको आ रही है कि जी ये क्रिटिसाइज हुआ है, आईजी को यूज किया गया है, आईजी साहब यूज हुए और अभी तक यूज हो रहे हैं, क्योंकि 4 दिन हो गए, अब तो कोई अगवा नहीं है उनको। जैसा कि अभी शहजाद अकबर साहब ने कहा, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कहा कि जी अब आके वो FIR करा दे, नॉमिनेट कर दें जिस कौन आया था और क्या किया उनके साथ, किस तरह पे उनको उठा के ले गए। ये सब नहीं हो सकता, ये सब कहानियां हैं और इनके अपने बयानों में बड़ा फर्क है। मरियम साहिबा ने जो पहला बयान दिया कि जी पुलिस ने आके नॉक किया, मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी रेंजर्स ने आके नॉक किया, फिर कहते हैं कि जी दरवाजा तोड़ा गया। एक खबर मैंने ये भी देखी कि जी 40 मिनट तक या 50 मिनट तक पुलिस इंतजार करते रही कि जी वो अपना कपड़े बदल के और दवाएं शवाएं लेके वापस आएंगे, नहीं आए, फिर जाके उनको नॉक किया गया। तो ये एक कॉम्प्लिकेट सिचुएशन कर दी गई है। शहजाद साहब ने, शाहीन साहब, एक और बात की है, उन्होंने ये भी बात की है कि जी आप क्या समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं कि हमें को लॉ का नहीं पता। ये काबिल ज़मानत मामला था इनका जो उन्होंने नारेबाजी की और ज़मानत हो जानी थी, तो उनका कहना है कि हम ये काम क्यों करेंगे कि हम इस भोंडे तरीके से गिरफ्तार करें और शाम को उनकी ज़मानत हो जाए तो हमें क्या मिलेगा। वो कहते हैं कि क्या आप हमें इतना बेवकूफ़ समझते हैं, एक बात। और दूसरा, जो बार बार जो अपोजिशन वाले शाहीन साहब कर रहे हैं कि भी प्राइम मिनिस्टर जो हर छोटी बड़ी बात का नोटिस लेते हैं, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। आपके ख्याल में क्या वजह है कि उनको बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? वो कहते हैं जी बजाय कि आर्मी चीफ नोटिस लेते, प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए था। जी शाहीन साहब। सर बात बिल्कुल ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर, अगर ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, जैसा कि वो खुद ही कह रहे हैं कि ये कोई ऑफेंस ऐसा नहीं था कि जिसमें आप जबरदस्ती किसी को जेल में रख सके या बेल ना हो, या कोई बेल तो हो जानी थी और छूट जाना था। उन्होंने इसको हाइप क्रिएट करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। और प्राइम मिनिस्टर साहब मेरा ख्याल है इसलिए नहीं बोले कि ऑलरेडी बिलावल साहब ने डायरेक्ट आर्मी से कह दिया और उन्होंने इंटरवीन करने का ऑर्डर भी दे दिया। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे, जी मैं उनकी बात नहीं मानता और मैं अपनी कमेटी बनाता हूँ, या भाई एक कमेटी बन गई है, जब कोर कमांडर साहब करेंगे, करने दें उनको, फिर सामने आ जाए जो भी फैक्चुअल। और आप, मेरा ख्याल है जो CCTV फुटेज हमने देखी है और आपने भी देखी होगी, उसमें तो मतलब क्लियर बहुत सारी क्लियर हो गई हैं। ये तो मेरा ख्याल है एक घंटा 2 घंटे में बैठ के अगर कमेटी तो वो सारी चीजें बता दे कि जी ये इस वक्त फलाने आए थे और इस वक्त ये हुआ और इस वक्त ये हुआ और ये एक्चुअल सिचुएशन है। कोई इश्यू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिसाइज करना है, पॉलिटिक्स खेलनी है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने हैं, तो वो सब हो रहा है और मीडिया सारा इसी पे लगा हुआ है और कोई इशू नजर नहीं आ रहा है। दुनिया में इतने बड़े बड़े इश्यूज है। सही, ठीक है। शाहीन से भाई साहब, ये जो अब एक बार फिर कोशिशें तेज की जा रही हैं, नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए बरतानिया को खत लिखा गया है, उनके डिपोर्ट करने की दरख्वास्त भी की गई है, तो क्या किसी भी तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट नवाज शरीफ को वापस ला सकेगी? क्योंकि दावा भी किया है फवाद चौधरी साहब ने कि 15 जनवरी तक नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। तो क्या मामलात चल रहे हैं इस हवाले से? क्या कोई खबरें हैं, कोई अंदर की खबर है कि क्या मामलात जेर बहस लाए जा रहे हैं? देखिए, कोशिश तो पूरी है गवर्नमेंट की कि लाया जाए और कोशिश तो करेंगे, जाहिर करनी भी चाहिए उनको। एक कन्विक्टेड पर्सन है वो, और वहां जाके वो पनाह ले लिए उन्होंने। अभी मतलब सियासी पनाह तो नहीं लिए, लेकिन वो वहां बैठे हुए हैं। मगर जो बात हो रही है इस वक्त जो हो रही है, वो एक फाइनेंशियल टाइम्स में एक खबर आई थी और उसमें ये डिटेल दी गई थी कि जी अगर कोई कन्विक्टेड आदमी यहाँ बैठा हो और बाकायदा 3 साल से ज्यादा उसकी सजा हो, तो वो अंडर इमिग्रेशन लॉज जो UK के हैं उसमें वो वहां नहीं रह सकता। उसको मतलब है कि जाना पड़ेगा।
चाहे वो असाइलम लिया हो उसने, या पहले से रह रहा हो, या अभी आया हो, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर एक लॉ उनका है वहां पे कि जिसके तहत वो भेज सकते हैं। मगर ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होगा यूके गवर्नमेंट का। ये इतना आसान नहीं होता कि आप एक मेजर पॉलिटिकल लीडर को आप सिर्फ इस वजह से भेज दें कि जी आपने इमिग्रेशन लॉ की छोटी सी वायलेशन की है या बड़ी वायलेशन की है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बातचीत होती है, उनके अपने रिलेशंस होते हैं, उनके अपने गिव एंड टेक होता है, डिमांड होती है कि जी आपने हमारे लिए क्या करना है, हमने आपके लिए बड़े इश्यूज पे क्या करना है। उसमें एक छोटा सा इश्यू ये भी होता है कि जी अच्छा आप इसको भेज दे, तो वो फौरन भेज देते हैं अगर उनके इंटरेस्ट में होता है तो ये वो देखेंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक चैलेंज होगा नवाज शरीफ को वापस लाना। शाहीन से भाई साहब से मजीद भी इस इशू पर बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो बयानात की जंग है, इस सारी सूरत हाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है, मामलात टकराव की तरफ जा रहे हैं, कोई भी बैकफुट पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इस सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज़ किया जाएगा? ये अच्छा सवाल है आपका सोनिया। देखिए, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी मुकालमे की ज़रूरत है, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, लड़ाई एक हद तक ठीक लगती है, उसके बाद अगर हाथ से निकल जाए तो फिर कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई आप किसी तरीके से हुकूमत को हटाने में कामयाब भी हो जाएंगे या हो जाते हैं, तो फिर अगला लम्हा क्या होने जा रहा है ये किसी को नहीं पता क्या होगा। अपोजिशन के हाथ में भी, वो कहते हैं ना, विनर कोई नहीं होगा इस लड़ाई का, ठीक है, लूज़र अवाम होंगे और शायद हमारे लीडरों का इसका एहसास ही नहीं हो। शाहीन साहब, मैं अगर आपसे सीधा सीधा पूछूं कि ये जो अब एक एफर्ट कहा जा रहा है कि जी बड़ा भरपूर, प्राइवेटली भी अपोजिशन के लोग कहते हैं कि दिसंबर तक हमने पूरा जोर लगा देना है इनको हटाने के लिए और हमने इनको एलिनेट करना है फ़ौज से भी, बाकी जगहों से, आपको लगता है कि ये इतना आसान है? और फिर लोग कहते हैं कि जी क्योंकि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई। एक ही इल्ज़ाम बड़ा है जो किसी हद तक सही है कि कारकर्दगी हुकूमत की बेहतर होती तो अपने टेक ऑन भले कितने सख्त तरीके से करते ओपोनेंट्स को लोगों ने भूल जाना था। अब वो कहते हैं कि जी कुछ हुआ भी नहीं, ऊपर से अपोजिशन रोती है बार बार जी इल्ज़ाम तराशी है, साबित कुछ नहीं हुआ और ऐसे हमें बदनाम कर रहे हैं। आपको लगता है कि अपोजिशन कामयाब हो सकती है या इमरान के सीन से हटना आपको नज़र आ रहा है? देखिए श्याम साहब, बात यह है कि जी ख्वाहिश तो उनकी बहुत जबरदस्त है कि जी कल नहीं बल्कि आज ही इमरान साहब को वो घर भेज। बिल्कुल होना चाहिए ख्वाहिश, हर अपोजिशन का ये होता है। जो इनके साथ हो रहा है, जो इनके करतूत पुराने जो है वो सब सामने आ रहे हैं, जिस तरह एक्सपोज हुए ये, तो बिल्कुल ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि जी ये हुकूमत चली जाए। मगर मुझे अभी तक ये नजर नहीं आया कि कौन से तरीके से आप इस हुकूमत को या इमरान खान साहब को घर भेजेंगे। आपका पार्लियामेंट है आपके पास, आप पार्लियामेंट में जाके नो कॉन्फिडेंस करें, हट जाएंगे, वो फौरन हट जाएंगे। उनको आप बीमार हो जाए, इस्तीफा दे दें तो भी हट जाएंगे। मगर ये जो तरीका इन्होंने लिया है कि जी हम सड़कों पे जाएंगे, सड़कों पे जाने से तो वो नहीं हटते। और इमरान खान साहब का आपको पता है कि जब कोई चैलेंज आता है तो वो तो लड़ जाते हैं, कहते मैं तो अब लड़ूंगा, मैं तो बिल्कुल ही नहीं हटता हूँ। और हमने देखा भी है कि इस दौरान में इतनी सख्ती उनके बयानात में और उनके एटीट्यूड में आई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी मैं, तुम वापस आओ, मैं तुम्हें देखूंगा, वो जैसे आम लोग करते हैं कि जी मैं देख लूंगा तुम्हें। तो ये तो उनको तो ज्यादा सख्त उनका लहजा हो गया है। अगर हटाने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा। और अगर फर्ज कीजिए जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत ज्यादा शटडाउन होता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल हो जाता है और फिर कोई गवर्नमेंट नहीं चला सकती हुकूमत, तो फिर फौज है, फौज आके कहेगी कि जी आप हट जाए। और जैसा वो एक दफा पहले भी हुआ था नवाज शरीफ साहब के साथ कि जनरल वो काकड़ साहब आ गए थे, तो चले अगर वो भी आ गए, उसके बाद क्या होगा फिर? यानी अगर इमरान खान साहब चले गए और कोई जनरल इमरान खान नियाजी आ गए तो फिर क्या होगा? अपोजिशन को क्या मिलेगा? अभी तो खाली सियासतदान इमरान खान साहब है, अगर कोई मिलिट्री के इमरान खान साहब आ गए तो वो तो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो फिर जेलों से बाहर नहीं निकल सकेंगे और पता नहीं
क्या हालात होंगे। तो ये इनका जान बचाने की एक तरकीब है कि जी केसेस किसी तरह हमारे खत्म हो जाएं, इतना प्रेशर बिल्ड किया जाए कि जी अच्छा चले हम आपको छोड़ते हैं, आप जरा घर बैठ जाए, हम आपको केसेस आपके नहीं चलाते। और जितना ये ज्यादा जोर लगा रहे हैं उतना ज्यादा इमरान खान साहब सख्त होते जा रहे हैं कि नहीं मैंने छोड़ना नहीं है। तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव भी एक मसला चल रहा है कि जी ये इस तरह तो हल नहीं होता ये मसला। और डेडलॉक मेरा ख्याल है वो सेनेट का मसला ही है। सेनेट के इलेक्शन तक अगर ये खींच गए तो खींचेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा शाहीन साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दिन पहले अपील की थी अदलिया से, सुपीरियर जुडिशरी से कि जी आप केसेस फाइनलाइज करवाएं करप्शन के, तो आज आपने देख लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जी जितने भी केसेस हैं उनको जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। आपको लगता है कि अगर ये एक्सेलरेट हो जाता है मामला, मंतकी अंजाम तक पहुंचते, तो फिर ओपोजिशन के पास क्या चूरन रह जाएगा बेचने के लिए? देखिए ये बात तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है ना कि जो इमरान खान साहब ने बयान दिया था उस पे आज जुडिशरी का रिएक्शन आया और उन्होंने एक एक्शन लिया है, ऑर्डर दिया है कि सारी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स डे टू डे हियरिंग करें। ये बहुत बड़ी बात है। अगर डे टू डे हियरिंग शुरू हो गई तो ये केसेस तो बहुत जल्दी फिर अपने एंड पे पहुंचेंगे। और इससे एक बात और भी नजर आ रही है कि जी खाली गवर्नमेंट नहीं, जुडिशरी भी ऑन बोर्ड है, फौज भी ऑन बोर्ड है और गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है। और ये सब एक ही पेज पे है। और अपोजिशन को मेरा ख्याल है बड़ी परेशानी होनी चाहिए इस बात से कि हमने इतना बड़ा एक जलसे जुलूस ये किया और शोर मचाया, लेकिन उसका असर उल्टा हो रहा है और ज्यादा सख्ती हो रही है और ज्यादा तेज हो रहा है काम। अच्छा, ये तो शाहीन साहब आपने बड़ी अहम बात कर दी। अगले दिन आपने अंसार अब्बासी की स्टोरी देखी होगी, उन्होंने कोई फौजियों को कोट करके लिखा था कि वो डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को इनसे, इमरान खान साहब से, और इन सो मेनी वर्ड यही कहने की बात थी कि जी अब कुछ भी हो जाए वो बीच में इनको बचाने के लिए नहीं आएंगे। तो आपकी इत्तला तो खबर तो फिर यही है कि अदलिया भी और आर्म फोर्सेस भी बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। बिल्कुल देखिए अदलिया ने तो आज ऐलान कर दिया ना, जो इमरान खान साहब ने डिमांड किया था वो उन्होंने आज एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने ऑर्डर किया है और बड़ा जबरदस्त ऑर्डर है ये। मैं तो कहता हूँ कि ये सिस्टम को इस तरह चेंज होना चाहिए हमारे जस्टिस सिस्टम को कि एक केस आ गया खुद 8 दिन 10 दिन 15 दिन में खत्म हो, फिर उसके बाद दूसरा केस आए। ये लटकाना जो है ना, एडजन ये खत्म होना चाहिए। जैसे अमेरिका में होता है, केस आता ही नहीं है अदालत में जब तक के कंप्लीट ना हो। जब वो आ जाए तो फिर वो फैसला हो जाता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद फैसला होकर जाता है बाहर। तो ये अब उन्होंने मान ली बात। इसी तरह फौज अगर अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, जाहिर है उनको करना चाहिए, उनको अलग रहना चाहिए। उन्होंने कई बयान दे दिए कि जी हम पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, आप अपने मसले हल करें कहीं और जाके। मगर इस मसले पे भी देख लें, ये जो कैप्टन सफदर साहब का मसला है कि फौज ने फौरन इंटरवीन करके कोशिश की कि इस मसले को कंट्रोल में रखा जाए, इसको ज्यादा एक्सप्लॉइट होने की ना हो ये। और उसमें क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, पुलिस आईजी पुलिस साहब इन्वॉल्व थे, सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, बिलावल साहब इन्वॉल्व हुए, तो उसको बहुत बड़ा बना दिया गया। हालांकि ये इतना बड़ा था नहीं, मगर फौज ने बीच में इंटरवीन आके उसको ठंडा किया। तो मेरा तो ख्याल है ये गवर्नमेंट को उन्होंने फेवर किया, गवर्नमेंट को फेवर किया कि इसको ठंडा ही रखा जाए। इसमें शाहीन साहब आपकी इत्तला क्या है? कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो अपने तौर पे गेम प्लान उनकी अपनी है, और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ज़मानत खुद मनसूख करा के वो जेल चले गए हैं, वो कहने वाले लोग कहते हैं मीम शीम निकलती है कि नहीं इसमें से नून में से उसको तो छोड़ दें। लेकिन आपकी इत्तला क्या लगती है कि जरदारी साहब तो अभी भी लोग कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो को तो यही समझाया जा रहा है कि भाई गो स्लो तरीके से चलो, और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जिस तरह भाई के साथ खड़ा होना चाहिए वो आज भी लगता है खड़े नहीं है। तो आपको लगता है कि ये दो आदमी जो है ना ये भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं हमारी सियासत में? जरदारी साहब का रोल तो बिल्कुल है, और वो तो जब तक तो माशाल्लाह वो जिंदा है वो रहेगा, क्योंकि वो तो एक बड़े प्लेयर हैं और बड़े मतलब माहिर जिसे कहना चाहिए प्लेयर हैं। वो कभी सामने आके बात करते हैं, कभी पीछे से बैठ के गेम करते हैं। तो बिलावल साहब जो है वो तो जाहिर है कि वही गेम करेंगे, वही बात करेंगे जो जरदारी साहब उनसे कहेंगे और जो कह रहे हैं।
उनका तो पोजीशन ठीक है, क्योंकि जरदारी अब इस वक्त क्योंकि साइड पे है, उन पे अटैक भी नहीं हो रहे, उनको कुछ ज्यादा फोकस में भी नहीं है, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। वो शहबाज शरीफ का ये मसला है कि उनके अंदर जो फैमिली की जो पॉलिटिक्स हो रही थी, फैमिली में एक मरियम साहिबा ने पूरा कूडेटा कर दिया और उनको साइड पे कर दिया और पूरी पार्टी को उन्होंने एक तरह से हाईजैक कर लिया या टेक ओवर कर लिया या जो भी आप कहें। अब जब तक मरियम पूरी तरह फेल नहीं हो जाती और नवाज शरीफ को ये अंदाजा नहीं हो जाता कि जी ये हमारी जो हार्ड लाइन थी, ये कॉन्फ्रंटेशन जो थी, ये अब नहीं चलेगी और इससे हमें उल्टा नुकसान हो रहा है, उस वक्त तक मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब आराम से बैठेंगे। जब ये बात उनको रियलाइज हो गई तो फिर शायद शहबाज साहब से कहेंगे जी अच्छा अब आप जरा थोड़े एक्टिव हो जाए, हम थोड़े पीछे हो जाते हैं। तो ये आपस में इनकी मिली जुली गेम है, ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, ये सब एक साथ ही है। चलें, शाहीन साहब भाई साहब बात कर रहे थे, शाम साहब भी एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मजीद इशूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शाहीन सबानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त गवर्नमेंट को आप समझते हैं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई है, नाकिस कारकर्दगी है, ऑपोजिशन के जलसे जुलूसों से अफरा तफरी मचे ना मचे, आप समझते हैं कि इस बुनियाद पर अगर लोग बाहर आ जाते हैं तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बात की कि हुकूमत को अगर कोई एक चैलेंज है और बड़ा चैलेंज है तो वो यही है कि किसी तरीके से लोगों को रिलीफ दिया जाए, ये महंगाई पे कंट्रोल करें। ये जो सारे माफियाज काम कर रहे हैं, मैंने पिछले दिनों में इमरान खान साहब से पूछा था ये कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं इस पे, और ये खबर भी आई थी कि कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को मिस इन्फॉर्म किया था। तो ये खासकर शुगर के मसले पे और खासकर आटे की स्टॉक्स सप्लाई और इस पे और इम्पोर्ट कर लिया और एक्सपोर्ट कर दिया, इस पे उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उन्होंने कहा था मैं इंक्वायरी करा रहा हूँ और मैं उन लोगों को सजा दूंगा जिन्होंने मुझे मिस इन्फॉर्म किया था जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी। अच्छा, तो असल इश्यू तो यही है और इस इश्यू पे लोग, मगर एक बात देख लें, अब ये दो हमने जलसे देख लिए अपोजिशन के, ना उन्होंने इस इशू को ज्यादा फोकस किया और ना आम लोग जो है उनके जलसों में गए, अपने पार्टी के लोग गए जो उनको वो ला सकते थे लिया है, लेकिन आम लोग इन जलसों में नहीं गए इतनी बड़ी तादाद में कि हम कहते हैं कि जी बहुत बड़ा कोई एक तूफान आ गया। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई ऐसे सॉलिड स्टेप्स ले कि इनको कंट्रोल करे। और माफियाज हर जगह मौजूद हैं, जाहिर है माफियाज को कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट का ही काम होता है। और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में भी लोग हैं जो के पुराने उनके लगाए हुए लोग हैं, पुलिस में भी इसी तरह लोग हैं, बहुत सारे इदारों में लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के पास, लेकिन फोकस सबसे ज्यादा ये होना चाहिए कि जी लोगों को पहले रिलीफ दें। अगर माफियाज कंट्रोल में नहीं आते तो लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी दें, पैसे दें कि आपकी हालत जो उनकी खराब हो रही है उसको थोड़ा कंट्रोल करें और बाकी चीजों को तो वो निपट लें, उनको वो ठीक है, लेकिन ये प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए और मेरा ख्याल है अभी शायद उनकी इसमें। चलें, अल्लाह करे ऐसे ही हो। शाहीन साहब, आपकी इतला तो बिल्कुल ज़ाहिर है, आपकी बात हुई है तो ज़रूर अच्छी बात है कि इस तरह आम आदमी के मसले मसाइल हल हों। लोग कह रहे हैं कि ये जो अफसरशाही है इनका साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने में, मिडल मैन का इंस्टीट्यूशन ख़त्म करने में, डिमांड सप्लाई इंश्योर करने में, वो कहते हैं कि अब जिस तरीके से टाइगर फोर्स को लेके आ गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम में तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर यही है कि ये काम जो पहले होता था, मैजिस्ट्रेट का इंस्टीट्यूशन होता था, प्राइस कमेटीज़ होती थी और वो जनाब सारा देखा जाया करता था, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। आपके ख्याल में उनके ज़रिए काम हो सकता है या ये टाइगर फोर्स को रोल प्ले कर सकती है? ये काम तो उन्होंने ही करना है क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो तो उन्हीं के पास है। वो कहीं जाके दुकान पे छापा मारने के जो अख्तियार है वो तो मजिस्ट्रेट के पास, और उसको दुकान को बंद करना या उसको जुर्माना करना है जो भी करना वो तो अथॉरिटीज उनके पास है। टाइगर फोर्स का जो आइडिया था वो ये था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, और मैंने अभी पिछले दिनों एक दो दिन पहले खबर भी पड़ी थी कि टाइगर फोर्स ने कोई एक
जगह का इंफॉर्मेशन दी और वहां जाके जब रेड किया गया तो पता नहीं कितने 100 टन गंदम था या चीनी थी वो पकड़ी गई। तो ये काम अगर सिर्फ इस हद तक है तो फिर तो ठीक है कि ये आप क्वाइटली जाएं, जाके देखें और जाके मजिस्ट्रेट को या गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज को आप बताएं कि जी यहाँ पे ये हो रहा है, और फिर उनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि जी ये टाइगर फोर्स ने अगर इंफॉर्मेशन दी है तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक दोनों मिलके मेरे ख्याल है बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन एक्शन तो करना उन्हीं को है। अच्छा, एक चीज़ मैं शाहीन साहब पूछूंगा मौलाना फजल रहमान साहब को, जिनको इन्होंने पूरे अपने जिसको कहते हैं अलायंस की सरबराही दी हुई है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये दोनों पार्टियां हॉस्टेज बन गई हैं, बड़ी मौलाना साहब की यही ख्वाहिश थी कि लीडर बन जाएं। आप उनको बड़े पुराने जानते हैं, आपके ख्याल में अब उनका क्या मसला है? मुझे याद है 70s के इलेक्शन में आपके पास, आप PPI में होते थे, वहाँ पेशावर में आपके पास आया करते थे, वो ज़रा बताएं ना, वो ज़रा सीन क्या होता था? नहीं, मौलाना साहब को तो मैं जानता हूँ 1970 में, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन बहुत लंबी चली थी, पूरा साल। तो मौलाना साहब ये बहुत छोटे होते थे, ये 15-16 साल के थे शायद उस वक्त, और अपने वालिद मुफ्ती महमूद साहब के प्रेस रिलीज लेके आते थे मेरे पास, और बड़े मुअद्दब और बड़े खड़े रहते थे आके, जब तक कि आप उनको कहे ना कि जी आप दे दें या बैठ जाए या। तो मगर ये कि मौलाना मुफ्ती महमूद साहब से जब बात होती थी तो वो इन पे वो नहीं करते थे कि जी ये, वो कहते थे ये बड़ा शरीर बदमाश है, ये इसको निकाल देते थे। बल्कि एक जगह किताब में भी लिखा है, मौलाना अजमल नियाजी साहब ने लिखा है कि जी मैं उनसे मिलने गया तो एक लड़का बार बार आ रहा था, तो मैंने पूछा मौलाना साहब ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है, और उसको निकाल देते थे। उन्होंने कहा आप निकाल क्यों रहे? उन्होंने कहा ये जाके मुखबरी करता है बाहर के जी अंदर क्या बात हो रही है। ये उनकी किताब में लिखा था ये। अच्छा। तो बहरहाल ये कि उनको चाहिए कुछ ना कुछ, अब इस वक्त उनका हिस्सा चाहिए अपना, और अपोजिशन वाले उनको क्या हिस्सा देंगे? हाँ, सिंध गवर्नमेंट में अगर वो जाए और सिंध गवर्नमेंट वाले कुछ उनको अपना गवर्नमेंट में से कुछ हिस्सा दे दे, किसी कमेटी का, वहां कुछ बना दे उनको, परमिट शर्मिट अगर उनको मिल जाए तो हो सकता है कि वो, लेकिन अगर सिंध वाले दे भी दे तो फिर भी वो अपोजिशन में रहेंगे, और अपोजिशन का कोई इस वक्त फ्यूचर ज्यादा कोई ब्राइट नजर नहीं आ रहा। तो इसमें आपको क्या लगता है शाहीन साहब कि ये दिसंबर तक, जनवरी तक ये तहरीक चलाना चाहते हैं, अपनी जलसे जुलूस करेंगे? आपको क्या लगता है कि मौलाना नवाज शरीफ साहब को और बिलावल को यूज़ करेंगे, या ये दोनों मिलकर उनको यूज़ करेंगे? और वो बार बार एक बात कहते हैं मैं मज़हब का कार्ड भी इस्तेमाल करूंगा मौलाना साहब, तो क्या लगता है कि इसका नुकसान उनको होगा दोनों पार्टियों को? मुझे लगता है कि ये इतनी लंबी जो इन्होंने कैंपेन और मूवमेंट है ना, ये लंबी ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी 2 जलसे हुए हैं और गड़बड़ नजर आने लगी है, अंदर डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं। अब तीसरा जलसा होगा क्वेटा में, वहां पे और नए कॉन्फ्लिक्ट मेरे ख्याल आएंगे। तो ये पूरी मूवमेंट को 3-4-6 महीने चलाना ये बहुत मुश्किल काम होता है, और मौलाना साहब नहीं करेंगे ये काम जब तक कि उनको कोई सॉलिड, या तो आप उनको इतने फंडिंग करें कि जी आप हर चीज हम आपकी टेक केयर करते हैं, आप करें। वो कोई करने को तैयार हो तो ठीक है, अगर करे, किसी के पास अरबों खरबों रुपए हो, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है मौलाना साहब में, मगर मुश्किल लगता है मुझे कि ये इतनी लंबी सस्टेन हो नहीं सकेगी। और असली बात यह है कि गवर्नमेंट ने अगर अपनी महंगाई वगैरह पे काबू थोड़ा बहुत भी कर दिया तो फिर तो इनके पास कोई इशू ही नहीं रहेगा। इशू कहाँ से लाएंगे, किस इशू पे बात करेंगे? सही, ये आप कह रहे हैं शाहीन साहब भाई साहब कि अगर गवर्नमेंट महंगाई पर काबू पा लेती है तो फिर इस तहरीक में उस तरह से वजन नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आप एहतशाम साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।